प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम जाएंगे। पीएम मोदी असम के डिब्रूगढ़ में हाईवे पर बनी आपात लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन करेंगे। यह वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बनेगी। हवाई पट्टी पर राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम का दौरा है। आज असम जाएंगे, जहां वे हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा रहने वाला है। आज असम जाएंगे और असम में डिब्रूगढ़ में हाईवे पर बनी आपात लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन करेंगे। यह पट्टी वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बनेगी और इस पट्टी पर राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। तो असम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। आपात हवाई पट्टी का आज उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी असम के डिब्रूगढ़ में हाईवे पर बनी आपात लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन करेंगे। असम की जनता को सौगात देंगे। यह वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम जाएंगे, जहां वे आपात लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन करेंगे। तो क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, राजीव? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा है और विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, अभी तक देखा जाए तो प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा है विधानसभा चुनाव से पहले। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा जो है इम्पोर्टेंट है, जो है असम के लोगों को बड़ा सौगात भी देने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, आज प्रधानमंत्री सीधे डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, जहां पे हाईवे पे जो है आपात लैंडिंग की व्यवस्था की गई है और जहां पे सुखोई जैसे और राफेल जैसे विमान उतारे जा सकेंगे। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो है वायुसेना को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह जो क्षेत्र है डिब्रूगढ़, यह चाइना बॉर्डर से करीब माना जा रहा है। तो एक बहुत मजबूती मिलेगी और इसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री देखिए आज 5,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं, जिस माना जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सेतु बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही देखा जाए तो देखिए, असम में विधानसभा चुनाव है और 2016 के बाद लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कहा जा सकता है, एनडीए सरकार बनाने में सफल रही है। और इस बार भी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से काम कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वहां के लोगों को इसका बड़ा फायदा मिले, इसके लिए भी लगातार सरकार तेजी से काम कर रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए आज आपात लैंडिंग हवाई पट्टी का जो उद्घाटन करने वाले हैं, यह भारत की समृद्धि के लिए एक मजबूत कदम होगा। आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा मिलेगा वायुसेना को। और जो वैश्विक दृष्टिकोण से जो स्थिति बनी हुई है, वैश्विक स्थिति बनी हुई है दुनिया में, उसको लेकर के जो है एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम है प्रधानमंत्री की तरफ से, जो आज आपात लैंडिंग हवाई पट्टी का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उसी आपात लैंडिंग स्पॉट पर जो है उतरेंगे भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुदृढ़ीकरण और मंजूरी संशोधन अधिनियम 2020 के तहत गठित निवेश बोर्ड की 6वीं बैठक को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयूज को धरातल पर लाने की कवायद, उद्योगों को किसी प्रकार की नहीं हो परेशानी, इस दिशा में भी कदम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज दोपहर में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक लेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज अहम बैठक लेने वाले हैं। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमीकरण और मंजूरी संशोधन अधिनियम 2020 के तहत गठित 6वीं बोर्ड की ये बैठक होगी। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयूज को धरातल पर लाने की कवायद, बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा दोपहर 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, अहम बैठक लेंगे, तो क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक लेंगे। तो लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज दोपहर 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, तो इस पूरी बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, राजस्थान में लगातार भजनलाल सरकार ये प्रयास कर रही है कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बन सके और साथ ही उद्योग लगाने के दौरान जिस तरह फाइल सिस्टम लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लगातार कई बार एक विभाग के बाद दूसरे विभाग, तीसरे विभाग में उद्योग लगाने वाले लोगों को भारी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि एक सुगम और अनुकूल वातावरण राजस्थान में बन सके। इस टारगेट को लेकर चाहे आप राजधानी राजस्थान में देख लीजिए, चाहे प्रवासी राजस्थान में देख लीजिए, लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थान में उद्योग धंधों के लिए अनुकूल वातावरण बन सके, ताकि चाहे वो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से आए या फिर विदेशों से आए, अगर राजस्थान में कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं तो उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। एकल खिड़की सिस्टम को मजबूत किया जाए, यानी कि उद्योगपति को केवल एक ही बार अपनी अर्जी लगानी है, बाकी काम सरकार के विभाग खुद करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से करेंगे, यानी कि निर्धारित समय में उस फाइल को पास करना होगा। इस तरह की कवायद लगातार हम देख रहे हैं और आज इसी कड़ी में ये अहम बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर लेंगे। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमीकरण और मंजूरी संशोधन अधिनियम 2020 के तहत गठित निवेश बोर्ड की 6वीं बैठक को आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू की धरातल पर लाने की कवायद को लेकर चर्चा होगी कि कितने एमओयू धरातल पर आए हैं और अगर कहीं दिक्कतें आ रही है तो उनको कैसे दूर किया जाए। उद्योगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इस दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस दौरान मीटिंग में साक्षी उद्योग विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल है। देवस्थान विभाग के अधीन प्रदेश भर में 50 शिवालयों में विशेष आयोजन होंगे। आरती, साज सज्जा, 4 पहर पूजा और रुद्राभिषेक कार्यक्रमों के लिए 12,50,000 का बजट स्वीकृत किया गया है। हर मंदिर में 25,000 का बजट स्वीकृत किया गया है। जयपुर प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में 5 प्रमुख शिवालयों में कार्यक्रम होंगे। शिवलिंग को विशेष पोशाक और पुष्पों से सजाया जाएगा। भक्तों के लिए दर्शन और पूजा की विशेष व्यवस्थाएं भी मंदिरों में की जाएंगी। तो आपको बता दें कि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो कल शिवलिंग को विशेष पोशाक और पुष्पों से सजाया जाएगा। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। भक्तों के दर्शन के लिए और पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल पूरे देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। देवस्थान विभाग के अधीन प्रदेश भर के 50 शिवालयों में विशेष आयोजन होंगे। आरती, साज सज्जा, 4 प्रहर पूजा और रुद्राभिषेक कार्यक्रमों के लिए 12,50,000 का बजट जो है वो स्वीकृत हुआ है। हर मंदिर में 25,000 का बजट स्वीकृत हुआ है। जयपुर प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के 5 प्रमुख शिवालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। और अब चाकसू से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार के चलते हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। आगे चल रहे ट्रेलर में कार घुस गई। कार सवार एक महिला सहित 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। सभी घायलों को उपजिला अस्पताल लाया गया और अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर मौजूद है, मृतकों की पहचान में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया चालक को नींद की झपकी लगने से यह हादसा होने की आशंका जताई गई है। चाकसू NH-52 बाईपास पर टिगरिया मोड़ के पास ये भीषण हादसा हुआ है। भीषण हादसा हुआ है। आगे चल रहे ट्रेलर में कार घुस गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।
अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और अब सुमेरपुर से खबर है, जहां शुक्रवार रात हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक ढाबे के बाहर खड़ी पुलिस की एफएसएल वैन को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल दुर्गादान की मौत हो गई है। हादसे के बाद कांस्टेबल को गंभीर हालत में इलाज के लिए बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर आदर्श, सिद्धू और जयसिंह तंवर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद एसपी घटनास्थल पर भी पहुंचे और हनुमंत सिंह सिसोदिया से हादसे की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार एफएसएल टीम हाईवे पर हनुमान ढाबा के पास रात करीब 10:15 बजे खाना खाने के लिए रुकी थी। टीम के सभी सदस्य वाहन से उतर गए थे। इस दौरान कांस्टेबल दुर्गादान, जो सरवड़ी निवासी थे, पानी की बोतल लेकर वैन से नीचे उतर रहे थे और तभी सोजत से सुमेरपुर की ओर आ रहा तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी एफएसएल वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जयपुर से खबर है, जहां मावठा झील में 20 फरवरी से बोटिंग सेवा शुरू होगी। आमिर क्षेत्र के पर्यटन को नया आकर्षण मिलेगा। देशी विदेशी सैलानियों के लिए पैडल और मोटर बोट उपलब्ध होगी। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और शिक्षित स्टाफ तैनात किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन कारोबार को सीधा फायदा इससे होगा। ट्रायल रन के बाद सेवा शुरू की जाएगी। तो देशी विदेशी सैलानियों के लिए पैडल और मोटर बोट उपलब्ध कराई जाएगी। मावठा झील में 20 फरवरी से बोटिंग सेवा शुरू होने वाली है। आमेर क्षेत्र के पर्यटन को नया आकर्षण का केंद्र मिलने वाला है। देशी विदेशी सैलानियों के लिए पैडल और मोटर बोट की यहाँ पर जो सेवा है वो शुरू होगी। तो आपको बता दें कि ट्रायल के बाद ये सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। तो 20 फरवरी से बोटिंग सेवा शुरू होगी। जयपुर से ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मावठा झील में 20 फरवरी से बोटिंग सेवा शुरू होगी। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय नेतृत्व सृजन ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू। पीसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे से ये शिविर शुरू होगा। एआईसीसी महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। महिला नेतृत्व, विकास और संगठनात्मक मजबूती पर जोर फोकस रहने वाला है। संविधान, कांग्रेस विचारधारा और लैंगिक विविधता पर प्रशिक्षण मिलेगा। मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर भी विशेष सत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रदेश भर की महिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। संविधान, कांग्रेस विचारधारा की क्लास दी जाएगी। मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर भी विशेष सत्र यहां पर दिए जाएंगे। प्रदेश भर की महिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यहां पर रहने वाली है। जयपुर से खबर है, जहां बेतिया कुमारबाग रेलखंड पर नून इंटरलॉकिंग कार्य शुरू हो गया है। कार्य के चलते कई रेल सेवाओं के मार्ग में बदलाव किया गया। मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी, तो वहीं 15 और 16 फरवरी को सगोली रक्सोल सिकटा होकर संचालन होगी। पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस भी परिवर्तित रूट से संचालित होगी। नरकटियागंज सिकटा रक्सोल मार्ग से ट्रेन का संचालन होगा। पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस कप्तानगंज चनपटिया के बीच 1.5 घंटे रेगुलेट होंगे। जयपुर से खबर है, जहां एनटीटी शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे का जल्द समाधान करने की अपील की है। प्रदेश महासचिव विष्णु शर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों में एनटीटी शिक्षकों का वेतन
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान है, लेकिन राजस्थान में अभी भी वेतन विसंगति बनी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एनटीटी शिक्षकों का वर्तमान तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बराबर किया जाए ताकि उन्हें भी समान आर्थिक लाभ मिल सके। शिक्षकों ने इस मुद्दे पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की भी मांग की है। और अब 12 के अंता से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले की सुविधा नहीं होने से यात्रियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले रिजर्वेशन यात्री अपने कोच की तलाश में प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं और कई बार इसी वजह से उनकी ट्रेन तक छूट जाती है। यात्रियों का कहना है कि खासकर रात के समय स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। बच्चों और सामान के साथ इधर उधर दौड़ते कोच ढूंढना पड़ता है, जिससे परेशानी यहां पर और बढ़ जाती है। अंता विधानसभा क्षेत्र होने और यहां कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होने के बावजूद अब तक स्टेशन पर कोच डिस्प्ले की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यहां से सफर करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस समस्या को लेकर भारतीय रेल के संबंधित डीआरएम को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया गया है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे विभाग इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है और इसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों ने जल्द से जल्द कोच डिस्प्ले सिस्टम लगाने की यहां पर मांग की है ताकि सफर सुरक्षित और सुगम हो सके। अंता स्टेशन में डिस्प्ले कोच की वजह से यात्रियों को परेशानी होती है। यहाँ पर डिस्प्ले कोच लगना चाहिए और ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक भी हैं और यहाँ पे जो सांसद है वो भी यहाँ के सांसद हैं और यात्रियों को बहुत परेशानी होती है और इस वजह से इधर उधर फिरते रहते हैं यात्री। अंता स्टेशन में डिस्प्ले कोच की वजह से यात्रियों को परेशानी होती है। यहाँ पर डिस्प्ले कोच लगना चाहिए और ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक भी हैं और यहाँ पे जो सांसद है वो भी यहाँ के सांसद हैं और यात्रियों को बहुत परेशानी होती है और इस वजह से इधर उधर फिरते रहते हैं यात्री। अंता स्टेशन जब भी क्या कहते हैं यहाँ से ट्रेवल करना पड़ता है कहीं पे, तो इससे पता नहीं चलता कि हमारा कोच कौन सा है। ऐसे पिछली बार जब मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था तो मेरा B2 था, लेकिन मैं खड़ा हो गया आगे आगे जाके, तो मेरे को S1 से B2 पर आना पड़ा। अब B2 था पीछे ही पीछे, तो उस वजह से भी बहुत भगदड़ भाग करना पड़ा। तो यहाँ पे रुकती भी थोड़ी बहुत देर के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए रुकती है, तो उस वजह से यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ता है यहाँ पे। इससे अच्छा हो कि भाई यहाँ पे डिस्प्ले। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं अक्टूबर नवंबर 2025 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किया। जारी परिणाम के अनुसार कक्षा 10वीं में कुल 50.13% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस परीक्षा में छात्राओं का परिणाम 51.89% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 47.43% दर्ज किया गया। कक्षा 10वीं में कुल 18,101 विद्यार्थी में से 9,074 विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं कक्षा 12वीं का कुल परिणाम 46.28% रहा। इस परीक्षा में 12,874 विद्यार्थियों में से 5,958 विद्यार्थी पास हुए हैं। यह परिणाम ओपन स्कूल प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब अलवर की खेडली से खबर है, जहां खेडली क्षेत्र उस समय भक्ति और उल्लास से सरोबार हो गया जब आयोजित संत समागम में दूर दराज से बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन मस्ता कुटीन आश्रम में बाल मुकुंद दास कलुआ बाबा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विभिन्न मंडलों और आश्रमों के महंतों सहित बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। समारोह के दौरान प्रमुख संतों को रथ में विराजमान कर कस्बे में भ्रमण कराया गया और श्रद्धालुओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत भी किया। मुख्य बाजार से होकर निकली शोभा यात्रा में नागा साधुओं ने पट्टेबाजी और अन्य पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया, जो लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा के बाद संतों का काफिला आश्रम पहुंचा, जहां भंडारे का आयोजन हुआ और श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रमेश खींची शामिल हुए। संतों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं विधायक ने संतों का शॉल भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और संरक्षण संतों के मार्गदर्शन से ही संभव है
और संतों का सानिध्य मिलना सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लगातार जनता में काम करते रहे, उसी स्थान पर आज मुझे अपना सौभाग्य मिला कि संत समागम में सबके दर्शन करने का, उनके स्वागत सत्कार करने का और उनसे मिलने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं संत समागम में आने से अपने आप में निश्चित रूप से हमें बड़ी सुखद महसूस होती है। जनता के हितों के लिए संत लोग अपना काम करते हैं और उसी के हित को लेकर हम आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जैसे सब उनके आशीर्वाद से बने हुए सेवक